So I want everyone to pay attention here. Now in today's class, we are going to start G का number 2 and number 3. Okay, so ध्यान से एक बार नोट करें. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखना एक बार. Using binomial indicate which number is larger. क्या 1.1 whole to the power 10,000 is larger or 1,000 is larger? Which is larger? You have to verify. तुमको यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम लगा के और तब प्रूव करना है. और अगर देखा जाए तो ये टाइप का सम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार ध्यान से नोट कर लो. सी इस केस में हमको बाइनोमियल लगाने का कोई जरूरत ही नहीं, बिकॉज इट इज सिंपली 1000. So there is no need of simplification over here because we can clearly see that it is 1000. All right everyone. Now इसमें हम क्या करेंगे, बाइनोमियल लगा के चेक करेंगे कि क्या ये नंबर इससे लेस है या फिर इससे ग्रेटर है. तो क्या करेंगे इसके लिए ध्यान दें. इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 होल टू द पावर 10,000. बस हमको यही तो दिखाना है ना कि क्या ये नंबर इससे ग्रेटर है या फिर इससे लेस है, बस इतना ही दिखाना. So let's start the expansion. You know that expansion में रूल क्या होता है? It is NCR. पहला जो नंबर है उसके पावर पे क्या आएगा बताओ तुम. पहला नंबर के पावर पे क्या है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा. लेकिन तुमको पता है कि 1 के पावर पे कितना भी लार्जर नंबर हो उसका रिजल्ट क्या होता है. तो एक बात बताओ, 1 जो है मतलब क्या मुझे 1 लिखने का यहाँ पे कोई जरूरत है? क्या मुझे ये सम को कॉम्प्लेक्स बनाने की कोई जरूरत है? नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. सो लेट मी नॉट राइट 1. आई एम डायरेक्टली राइटिंग 0.1 होल टू द पावर 0. ऑलराइट, नेक्स्ट प्लस 10,000 C1. अगेन क्या मुझे 1 के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस लिखने की जरूरत है? नहीं, बिकॉज पहला टर्म 1 है तो यहाँ पे मुझे लिखने का कोई जरूरत नहीं. ठीक है, हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 0.1 का होल टू द पावर 1 हम लिख सकते हैं. ऑलराइट, देन वी हैव प्लस 10,000 C2 into 0.1 का होल स्क्वायर. नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ डू वी नीड टू एक्सपैंड मोर? क्या मुझे और एक्सपैंड करने का जरूरत है? मुझे एक्चुअली नहीं लग रहा है एक्सपैंड करने का. कारण मैं बता रहा हूं, ध्यान दें. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10,000 C0? टेल मी. 1. व्हाट इज एनीथिंग टू द पावर 0? 1. व्हाट इज 10,000 C1? 0.1 होल टू द पावर 1 इज 0.1. तो एक बात बताओ, 10,000 into 0.1 कितना होता है? 10,000 into 0.1 कितना होता है? 1,000. ऐसा होता है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर 1000 आ गया, यहाँ पे 1000 आ गया, तो मुझे और एक्सपैंड करने का कोई जरूरत है? क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही तो बताना है ना कि क्या इन दोनों में से लार्जर नंबर कौन सा है. समझ में बात मेरा? हमको बस इतना ही जानना है कि दोनों में से लार्जर कौन सा है. ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे अगर अकेले एक 1000 आ गया, तो 1000 में अगर कुछ भी और ऐड कर दे तो क्लियरली वो 1000 से ज्यादा ही होना है. हमको थोड़ी ना वैल्यू चाहिए, ओवरऑल वैल्यू क्या है वो थोड़ी ना हमको निकालना है. मुझे तीसरा टर्म का भी जरूरत नहीं था. व्हाट इज 10,000 C2? मतलब तीसरा का भी जरूरत नहीं. लेट मी नॉट वेस्ट और टाइम, कोई फायदा ही नहीं है. क्यों हम कैलकुलेशन हम करेंगे? फायदा क्या है कैलकुलेशन करके उसमें? ठीक है, बस दो टर्म निकालो और बाकी को छोड़ो. सो वी हैव 1 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट. What is 1000 plus 1? 1001. तो क्लियरली 1001 तो यहीं पे आ गया, सिर्फ पहला दो टर्म को जोड़ने से ही आ गया. तो क्लियरली ये नंबर क्या है? ग्रेटर देन 1000. तो which is greater amongst the two? That is clearly 1.1 whole to the power 10,000 is greater. यहाँ पे ये ग्रेटर.
सर दोनों में 10001 सॉरी 10,000 into 0.1 is 1,000. सर लेकिन फिर सर हम लोग शाम को फिर ऐसे करके छोड़ देंगे। हाँ एग्जैक्टली, क्यों अपना टाइम वेस्ट करनी, व्हिच इज लार्जर प्रूफ है, हमको ये थोड़ी ना बोल रहा इवैल्यूएट है कि नेक्स्ट। इसको कॉपी करने के बाद इसको कॉपी कर लो, एक सम तुम लोग को ट्राई करो एकदम सेम, छोड़ो मत करो करके करो। अब 3 का नंबर 1 देखना है आपको, बताओ से जो इसके अंदर जो दूसरा सम है ना वो अभी करने का कोई जरूरत ही नहीं है, सेम सम है, मतलब यहाँ पे मैंने एक जीरो यहाँ बढ़ा दी और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा दी, तो फायदा क्या है वो सम करके। एवरीवन नोट डाउन नेक्स्ट सम। देखो क्वेश्चन क्या है, शो दैट 9 to the power n plus 1 minus 8n plus 1 minus 9 is divisible by 64। क्या शो करना है हम लोग को कि क्या ये 64 से डिविजिबल है या नहीं, where n is a positive integer। so n is a positive integer मतलब n के जगह पे हम लोग क्या क्या रिप्लेस कर सकते हैं, n के जगह पे 1 2 3 ये सब रिप्लेस कर सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो भी नहीं, जीरो इज अ न्यूट्रल नंबर, ठीक है, न्यूट्रल इंटीजर, जीरो का कोई साइन नहीं होता है, तो पॉजिटिव इंटीजर मतलब n के जगह का कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर सकते हैं शॉर्ट। तो यहाँ पे हमको ये शो करना है कि क्या ये एक्सप्रेशन 64 से डिविजिबल है। तो अगर मुझे ये शो करना है कि क्या ये एक्सप्रेशन 64 से डिविजिबल है या नहीं, मतलब उसके लिए मुझे क्या करना है, ध्यान रखना, मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि क्या ये एक्सप्रेशन में 64 कॉमन फैक्टर है, ठीक है, हम लोग क्या शो करना है कि क्या इस एक्सप्रेशन में 64 कॉमन फैक्टर है। अगर हम ये शो कर देते हैं कि इसमें 64 कॉमन फैक्टर है, मतलब ये डिविजिबल बाय 64 है। अगर 64 कॉमन हम नहीं प्रूव कर पाते हैं, मतलब ये 64 से डिविजिबल नहीं है। तो देखो ध्यान से क्या करना है, सबसे पहला चीज 9 to the power n plus 1 को हम लोग 9 to the power n into 9 to the power 1 लिख सकते हैं, because when base is same power gets added। now 9 को हम क्या लिखेंगे देखना एक बार, 9 to the power n को क्या हम 9 to the power n को 1 plus 8 whole to the power 9 n लिख सकते हैं हम, because what is 1 plus 8, what is 1 plus 8, 1 plus 8 is equals to how much, 1 plus 8 किसके बराबर होता है, 9 के बराबर। तो क्या हम लोग 9 to the power n को 1 plus 8 लिख सकते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, अब एक बात बताओ, क्या मैं इसको 1 plus 8 को 8 plus 1 लिखूं तो बेटर होगा या 1 plus 8 लिखना बेटर होगा, कोई मुझे बता सकते हैं which one is better, या दोनों ही एक ही चीज है, बताओ। देखो सबसे पहला पॉइंट, ये दोनों एक ही चीज है, बट पहला वाला बेटर है। तो अब क्यों बेटर है ध्यान रखना, क्योंकि जब हम एक्सपैंड करते हैं हम लोग किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करते हैं हम लोग, तो ध्यान से एक बार नोट करना, x का पावर पे इन दोनों का डिफरेंस आता है n और r का, बट y के पावर पे डायरेक्ट r का वैल्यू, y के पावर पे डायरेक्ट r का वैल्यू आता है। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि अगर हम मान लो, इससे फायदा ये होगा कि अगर हम मान लो 1 plus 8 लिखेंगे तो 1 बन जाएगा पहला टर्म ना, 1 के पावर पे कुछ भी क्या होता है मतलब हमको ये लिखने का जरूरत नहीं है, और हम y के पावर पे मतलब y के पावर पे मतलब y क्या है 8, तो डायरेक्ट 8 के पावर पे 0, 8 के पावर पे 1, 8 के पावर पे 2, मतलब क्या होगा, चीज सिंपल हो जाएगा। समझ में मेरी बात, आई रिपीट वंस अगेन, देखो मैंने क्यों इसको 1 plus 8 लिखा, बिकॉज़ अगर हम 1 plus 8 लिखे तो 1 मतलब x 1 के पावर पे हर जगह कुछ भी 1 ही होगा, और 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैंने 8 को सेकंड टर्म इसीलिए रखा बिकॉज़ अगर हम 8 को सेकंड टर्म लिखते हैं तो 8 के पावर पे क्या रेज हो जाएगा, 8 के पावर पे क्या रेज हो जाएगा, डायरेक्ट r का वैल्यू रेज हो जाएगा। तो इस चीज इजी हो जाएगा, मतलब जो इसका जो प्रोसेस है वो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट
नाउ क्यों मैंने इसको 1 + 8 ही लिखा, इसका कारण क्या है, देखो ध्यान से। 1 + 8 लिखने का कारण ये है बिकॉज हमको ये शो करना है कि क्या इसका ये 64 से डिविजिबल है ये। क्या मैं 64 को 8 स्क्वायर लिख सकता हूं? ठीक है, 8 स्क्वायर। अब देखो 8 स्क्वायर लिखा मतलब इससे मुझे कहीं ना कहीं हिंट मिल रहा है कि मुझे 9 टू द पावर n को 1 + 8 के फॉर्म में ब्रेक करना चाहिए। इससे क्या होगा, सम इजी हो जाएगा, मतलब अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट -8 and -9। नाउ लेट अस एक्सपैंड दिस। इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये हो जाएगा nc0 8 टू द पावर 0। अच्छा समझ में आ रहा है मैं बाकी क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस, 1 के पावर पे इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 1 ही होगा। अगर वही मैं इसको 8 + 1 लिखा रहता तो प्रॉब्लम क्या होता, 8 टू द पावर n, फिर नेक्स्ट बार 8 टू द पावर n - 1 आता, फिर तीसरा बार 8 टू द पावर n - 2 आता। समझ में? अगर मैंने इसको 1 + 8 लिखा तो फायदा क्या हुआ, डायरेक्ट 8 टू द पावर 0। उसके बाद क्या आएगा, nc1 8 टू द पावर 1, nc2 8 टू द पावर 2, nc3 8 टू द पावर 3, और ये कब तक चलते रहेंगे, ncn 8 टू द पावर n। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nc0? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nc0? 1 व्हाट इज एनीथिंग टू द पावर 0? 1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग को करना क्या है बताओ तो? हम लोग को तो यही शो करना है कि क्या इसमें 8 स्क्वायर कॉमन है या नहीं, है कि नहीं? हमको तो यही शो करना है ना कि क्या इसमें 8 स्क्वायर कॉमन है या नहीं। तो 8 स्क्वायर कॉमन दिखाने के लिए देखो यहाँ पे 8 स्क्वायर मिल गया। अच्छा तुमको ये भी पता होना चाहिए कि जो सेकंड टर्म है उसका पावर किस ऑर्डर में जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में? असेंडिंग में जाता है। मतलब यहाँ पे अगर 0 है तो उसके बाद 1 उसके बाद उसके बाद मतलब एक चीज देखो यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है इसके बाद हर एक में 8 स्क्वायर कॉमन है। क्यों 8 स्क्वायर कॉमन है पता चला, क्योंकि यहाँ पे अगर 8 स्क्वायर दिख रहा है तो ऑब्वियसली इसके बाद वाले टर्म में 8 स्क्वायर तो उसमें होगा ही कॉमन। उसके बाद वाले टर्म में 8 टू द पावर 4 है, मतलब उसमें 8 स्क्वायर है ही। मतलब यहां से लेके यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत सिर्फ पहला दो टर्म की। तुम क्या करेंगे, पहला और दूसरा टर्म को सिंपलीफाई करेंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ nc0? 1 8 टू द पावर 0 इज 1। nc1 कितना होता है, n होता है। क्यों होता है पता है ना, जैसे मान लो 7c2 है तो ये हो जाएगा 7 × 6 by 2 × 1। अगर मान लो 7c3 है तो क्या होगा पता है ना, 6 × 5 by 3 × 2 × 1। वैसे ही अगर यहाँ nc1 है तो क्या होगा n, and what is 8 to the power 1? 8, तो ये हो जाएगा 8n, और बाकी जैसा है वैसे छोड़। Okay, now let us multiply 9 with all the terms and eliminate the bracket. So 9 1 9, 9 8 72। बाकी में मल्टीप्लाई करेंगे 9 को, लेकिन मल्टीप्लाई करके जैसा है वैसे छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ये दिखाना है कि क्या सारा में 8 स्क्वायर कॉमन है। हम लोग को सिर्फ ये दिखाना है कि सारे टर्म्स में 8 स्क्वायर कॉमन है। अब ये +9 और -9 कैंसिल हो गए। व्हाट इज 72n - 8n? 64n। ठीक है, अब बताओ क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सारा में 8 स्क्वायर कॉमन है? बताओ तो। Can I say that in every term we have 8 square common? Yes. Why? Because तुमको पता है कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक में हम लोगों को प्रॉब्लम ही नहीं था कि मतलब ये चीज क्लियर था कि सारे टर्म्स में 8 स्क्वायर कॉमन है। तो हमको पता है, और पहला दो टर्म में नहीं लिख रहा था 8 स्क्वायर, तो मैंने क्या किया, पहला दो टर्म को सिंपलीफाई किया। देखो हमसे, ठीक है, और ये दो पहला दो टर्म को और लास्ट जो ब्रैकेट के बाहर जो लास्ट दो टर्म था इन दोनों को सिंपलीफाई करके क्या मिला, 64 है। इन दोनों को इन दोनों को और इन दोनों को 64 है। तो यहाँ पर 64 है मिलने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे 8 स्क्वायर कॉमन है। अगर हम सब में से 8 स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा यहाँ पे n, यहाँ क्या बचेगा 9, यहाँ क्या बच जाएगा
into 8. अच्छा बताओ तो कोई बता सकता है लास्ट वाले में क्या बचेगा? 8 minus 2. वेरी गुड. व्हाई? बिकॉज़ देखो एक बार सपोज मान लो यहाँ पे x टू द पावर 7 है और यहाँ पे x टू द पावर 5 है. अगर मान लो ये दोनों में से x स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, अगर हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बताओ तो यहाँ पे क्या बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? कैसे बचा? देखो व्हाट इज 7 minus 2? 5. व्हाट इज 5 minus 2? ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट हो रहा है पावर से. तो यहां से अगर मैंने 8 स्क्वायर मतलब 64 कॉमन ले लिया 8 स्क्वायर, तो यहाँ पे n बच जाएगा. यहां से 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा 9 into nc2. यहां से 8 स्क्वायर कॉमन लिया तो 3 minus 2 कितना होगा? 1 पावर. तो सेम में यहां से अगर 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 8 स्क्वायर इसमें कॉमन है, मतलब is a multiple of 64. So 9 to the power n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 for all n belongs to z plus मतलब positive integers. ठीक है, फिर से देखते हैं एक बार. So is divisible by 64. बस इतना. I hope it is clear to everyone. इसके बाद का काम तुम लोग करें कि 3 का नंबर 2 अभी तुम लोग करो. 3 का नंबर 1 मैंने बताया, 3 का नंबर 2 अभी तुम करो. See, we have to show that a to the power n minus b to the power n is divisible by a minus b where n is a positive integer. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा देखना एक बार. क्या मैं a to the power n को a minus b plus b का मैं whole to the power n लिख सकता हूं? चेक कर लेते हैं. प्लीज चेक वंस. क्या मैं a to the power n को a minus b plus b लिख सकता हूं? Because what is a minus b plus b? It is equals to a. बट अब मेरे दिमाग में ये बात आया कैसे कि मुझे a को ऐसे लिखना है? क्योंकि मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है, शो करना है कि a minus b से ये डिविजिबल है या नहीं. तो इसीलिए मैंने a to the power n को क्या किया, a minus b plus b के फॉर्म में एक्सप्रेस किया. हमारे पास दूसरा एक और चॉइस था, a to the power n जैसा वैसे छोड़ देते और b to the power n को a minus of a minus b whole to the power n लिख सकते हैं. एक ही बात. ठीक है, हम या तो ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं या तो ये. बट आई एम जस्ट फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर मेथड. नाउ लेट अस एक्सपैंड कंसीडरिंग दिस एज x and this is y. If you expand, you get nc0 a minus b whole to the power n into b to the power 0 plus ये काम करते हैं ना, हम b को फर्स्ट टर्म बनाए क्योंकि हमको दिखाना क्या है बताओ तो, क्या शो करना है बताओ तो. चल मी हम लोग को शो क्या करना है कि क्या ये एक्सप्रेशन a minus b से डिविजिबल है या नहीं. तो एक काम करते हैं ना, इसको सेकंड बनाए थे, इसको फर्स्ट. क्यों बताओ तो? क्योंकि a minus b को सेकंड टर्म बनाएंगे तो हमेशा उसके पावर पे क्या आएगा बताओ तो, 0 1 2 इस तरह से आएगा. तो हमारा सब इजी हो जाएगा. Now let us expand. So we have nc0 b to the power n minus 0 okay. b to the power n minus b to. Now tell me everyone, what is the value of nc0? What is anything to the power 0? 1. तो
तो यहाँ पे क्या बचा, b टू द पावर n बच गई। b टू द पावर n कैंसिल हो गई और बाकी जो बचा है देखो एक बार ध्यान से, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सारे टर्म में a माइनस बी कॉमन है? चेक करो देखो, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सारे टर्म्स में a माइनस बी कॉमन है? यस, बिकॉज यू नो दैट ये जो सेकंड टर्म है इसका पावर असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ऑब्वियसली सारा में a माइनस बी कॉमन तो होगा ही। a माइनस बी कॉमन ले लो, ओके सारा में a माइनस बी कॉमन है, मतलब ये डिविजिबल बाय a माइनस बी। ओके कॉमन नेक्स्ट। Done. Let us take LHS, okay? Now let us put the value of r equal to 0. If I put the value of r equal to 0, we'll get NC0 3 to the power 0. फिर 1 लगाएंगे तो NC1 3 to the power 1. 2 लगाएंगे तो NC2 3 to the power 2. और ये चलते जाएगा NCN 3 to the power n. ठीक है, तो एक बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? NC0 1 to the power n minus 0 into 3 to the power 0, 1 to the power n minus 1 3 to the power 2, 1 to the power n minus 2 3 to the power 2, क्योंकि 1 के पावर में कुछ भी क्या होता है 1 ही होता है। 1 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें वो उस नंबर का कभी भी चेंज नहीं होता है। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 + 3 4 to the power n? चेक करते हैं, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस इज 4 to the power n, ओके। Step 1 Directly